संसदीय समिति के अंतर्गत जो है आज हम लोग विभागीय अस्थायी समितियां पढ़ेंगे, और यानी कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। ठीक है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी कहने का मतलब यह है कि कई प्रकार का विभाग होता है हमारे संसद में, अलग अलग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सब डिपार्टमेंटल है ना। तो जो भी डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड भी एक कमिटी होती है, और वो कमिटी जो होती है वो स्टैंडिंग होती है, अस्थाई होती है, अस्थाई नहीं होती है। हालांकि इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का ही होता है, इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। आपको बता दें कि विभागीय अस्थाई समितियां की जो कुल संख्या है वो 24, कितना होता है 24, यानी 24 गो स्टैंडिंग कमिटी होता है, 24 गो विभागीय अस्थाई समितियां। और प्रत्येक समिति में यानी मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके ऐसे करके 24 गो, और प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, अधिकतम 31 सदस्य। अधिकतम कितना? 31 सदस्य, जिसमें से मान लीजिए पहली का कोई विभागीय समिति है तो 31 गो, में दूसरकों में भी 31 गो, तीसरका में भी 31 गो। इसी प्रकार से कुल मिला के विभागीय अस्थायी समिति की संख्या कितनी है? 24 है। जो इसमें प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? जेरा में लोकसभा से कितने आएंगे? 21 सदस्य आएंगे, जो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनयन होगा। राज्यसभा से कितने आएंगे? 10 सदस्य आएंगे, जो राज्यसभा के सभापति महोदय के द्वारा मनोनयन किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये विभागीय अस्थायी समितियां जो कुल 24 है, इसका काम क्या है? तो सब जांच ही करता है अनुदानों का, अनुदान संबंधी मांगों की जांच करता है। अनुदान मांग पढ़ाया था ना आपको, है? अनुदान मांग पढ़ाए थे ना कि जब संसद में रखा जाता है प्रस्ताव कि हमारे अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमें इस डिपार्टमेंट में या हमारा विभाग में इतना खर्चा होने का है, तो उसी में ना जब मांग रखा जाता है तो फिर प्रस्ताव आता है कटौती वाला, कटौती प्रस्ताव ये सब आता है ना, जिसमें 1 रुपया तक का होता है तो 100 रुपया तक होता है, तो फिर कृषि में सुधार करने के लिए खाली बोलता है। तो अनुदान मांगों की ये क्या चीज करता है? जांच करता है। ये कौन? विभागीय अस्थायी समिति। मान लीजिए कि शिक्षा विभाग जो है संसद में 10,000, कितना हो गया? 10,000 हो गया, 11 सैकड़ा 10,000, तो 10,000 करोड़ रुपया राशि मांगा, प्रस्ताव रखा कि भाई हमको इतना चाहिए, जिसमें छात्रवृत्ति, तो स्कूल कॉलेज ये सब खोलने के लिए, बच्चों को अच्छा व्यवस्था के लिए देने के लिए उसने 10,000 करोड़ रुपया शिक्षा के लिए मांगा, शिक्षा विभाग ने। अब काम है विभागीय अस्थायी समिति का जो इससे रिलेटेड होगा। वो क्या करेगा? वो जांच करेगा कि आपने जो 10,000 करोड़ मांगा है वो उचित है या अनुचित है। आपने जो मांगा है 10,000 करोड़ रुपया कि हम अगले 1 वर्ष में छात्रवृत्ति इतना देंगे, समझे ना, कॉलेज इतना ओपन करेंगे, ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, तो वो जांच करेगा विभागीय समिति। ये भी जांच करेगा कि क्या सही में छात्रवृत्ति में जो ये मेंशन किया है, कॉलेज स्थापित के लिए जो मेंशन किया है वो इतना खर्चा होगा, या फिर ये भी जांच करता है ये कि पिछले वर्ष जो आपको दिया गया था सही में आप खर्चा कर दिए हैं उतना। तो विभागीय अस्थायी समितियां अनुदान संबंधी मांगों पर जांच करता है। ये तो शिक्षा विभाग है, और भी है, स्वास्थ्य विभाग भी मांगेगा, उसको भी ये जांच करेगा। मतलब इतना समझ लीजिए कि हमारे देश में कोई भी चीज जो फंड पास होता है, बजट जो पास होता है, उस पर कितना कमिटी निगरानी कर ले, एकदम कितना, एकदम। एक होता है ना कि हम लोग रूम है तो एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं तो एक पूरा रूम को कैप्चर करता है, लेकिन जब हम लोग संसदीय समिति पढ़ते हैं, जब संसद पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि भाई एक पर अनेक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और इसके बावजूद भी क्या हो रहा है? घोटाला हो रहा है, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचारी हो रहा है, समझे ना। इसलिए हो रहा है कि विभागीय समिति या कोई भी समिति में साक्षात महादेव, विष्णु या ब्रह्मा, ठीक है, और महिला कल्याण संबंधी जो समिति है
उसमें साक्षात सरस्वती देवी दुर्गा नहीं बैठल है ना, सब आप ही लोग में से सब बैठल है, हम ही लोग में से सब बैठल है। और हम लोग आप ही लोग में क्या चाहिए पैसा, हम जांच में सब क्लीन कर देंगे, आप इधर हमको पहुंचा दीजिए। आपने जो सब मांगा है सब सही है। हाँ, पिछला बार वाला में खर्चा आपने कर दिया है, और तो और 10,000 करोड़ आपने जो पिछला बार मांगा था उसके जगह पर 11,000 करोड़ रुपया आपने खर्चा किया है। 1,000 रुपया आपने अपने मौसा का खेत बेच के लगाया है। इतना ज्यादा आपने खर्चा कर दिया, रिपोर्ट में लिख देगा, उसको क्या जाता है। तो विभागीय अस्थायी समिति जिसकी कुल संख्या होती है इस प्रकार की समिति का 24, और प्रत्येक विभागीय समिति में, समझ रहे हो ना, विभागीय अस्थायी समिति का कुल संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम कितना होगा सदस्य, तब 31, लोकसभा से कितना आएगा 21, और राज्यसभा से कितना आएगा 10। अब यहां तक क्लियर है। अगला जो एक पॉइंट है, परामर्शदात्री समिति। समितियां आज खत्म एकदम, समझे ना। इससे पहले हमने जितना भी समिति पढ़ा है, जो अपने प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, और क्या पढ़ा है, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सलाहकारी समिति, जांच समिति, सारा समिति जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग का फाइनल हो रहा है परामर्शदात्री समितियां। परामर्शदात्री मतलब, परामर्श का मतलब सलाह, और दात्री माने देने वाली, सलाह देने वाली समिति। अब देखिए अंतिम में हम केवल इतना कहेंगे कि ये जो परामर्शदात्री समिति है, ये तकनीकी तौर पर संसदीय समिति नहीं होती है। संसदीय समिति में हम विभागीय अस्थायी समिति की गिनती करेंगे। संसदीय समिति में हमारा प्राकलन है, लोक लेखा है, लोक उपक्रम है, जांच है, जांच समिति है, संसदीय समिति में अनुसूचित जाति जनजाति वाला है, महिला सशक्तिकरण वाला है, नियम समिति है। लेकिन अगर टेक्निकल तौर पर देखें अगर हम संसदीय समिति के में, तो परामर्शदात्री नहीं आती। कैसे क्यों नहीं आती है? तो पहले समझ लीजिए कि ये केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से इनका संबंध होता है। अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग होते हैं सब ये समिति। इनका काम एक अच्छी होगा परामर्श देना। केवल क्या देना? मंत्री या राज्य मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष कौन होगा? मंत्री या राज्य मंत्री इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। देखिए कैसे ये संसदीय समिति नहीं है। ये संसदीय समिति का काम क्या है? नियमों का निगरानी रखना, जांच करना, रिपोर्ट पेश करना, और इसका काम जांच करना नहीं है, निगरानी रखना नहीं है। केवल बस बगल में बैठ के हमको लगता है कि गलत है, ऐसे होना चाहिए, बस इसका निगरानी रखना नहीं है। समझे ना? केवल ये परामर्श वाले लोग हैं, इसमें अनुभवी मंत्री लोग अध्यक्ष होते हैं। संसदीय समितियां जो है अपना रिपोर्ट सीधे कहां पेश करती है? संसद में। जब जांच करती है तो सीधे संसद में, तब ना वहां से भ्रष्टाचारी करप्शन वगैरह जो है उजागर होता है। लेकिन परामर्शदात्री समितियां सीधे संसद में नहीं, अपने से संबंधित मंत्रालय में ही, केवल बस मंत्रालय में, अपना डिपार्टमेंट में। समझे ना? एक यूनिवर्सिटी होता है, जैसे यूनिवर्सिटी है, हम लोग यूनिवर्सिटी है ना जी, मगध यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में जो वीसी होते हैं, ये सबसे ऊपर का बिल्डिंग पर बैठा रहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा समिति है जो केवल, अब जैसे मान लीजिए इस यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, मान लीजिए पॉलिटी का डिपार्टमेंट है, उसके बाद जो है फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, हिंदी का डिपार्टमेंट है। अब सब डिपार्टमेंट में एक को परामर्शदात्री समिति होगा जो इसको सलाह देगा कि आपको अपना डिपार्टमेंट कैसे लेके चलना है, आपको कैसे चलना है। तो ये अपना जो भी है ये यहीं तक दे सकता है। लेकिन एक ऐसा कमिटी होगा जो इन लोग सब के जांच करेगा और यहां पहुंचाएगा। तो इस यहां जो पहुंचा रहा है वो संसदीय समिति है, लेकिन जो यहां पहुंचा रहा है वो आपका परामर्शदात्री समिति है। तो तकनीकी तौर पर यह संसदीय समिति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि संसदीय समिति के पास पावर होता है जो सीधे कहां रखेगा? संसद में रखेगा अपनी बातों को। लेकिन परामर्शदात्री उतनी पावरफुल नहीं होती है। बस इतना याद रखना है कि परामर्शदात्री समितियों का
का अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्य के मंत्री या कोई मंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। और कौन सी ऐसी समिति है जो तकनीकी तौर पर संसदीय समिति के अंतर्गत नहीं आता है? आपको ऑप्शन देगा नियम समिति, जांच समिति, परामर्शदात्री समिति, इनमें से कोई नहीं। तो परामर्शदात्री समिति। तो उम्मीद है कि आपको जो है जो मैंने अभी बताया है, अभी विभागीय अस्थायी समितियां और परामर्शदात्री समितियां, ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? एक बार रिपीट कर लें, रिपीट कर लेते हैं फिर, क्या दिक्कत है? बोलिएगा। विभागीय अस्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी होती है? 24 होती है। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम सदस्य की संख्या 31 होता है। बहुत अच्छा। और प्रत्येक विभागीय समिति में जो अधिकतम सदस्य की संख्या 31 होती है, उसमें से लोकसभा से कितने सदस्य मनोनयन होते हैं? 21। और राज्यसभा से 10 होते हैं। लोकसभा से लोकसभा के अध्यक्ष मनोनयन करेंगे और राज्यसभा से राज्यसभा के सभापति। इनका कार्यकाल कितना वर्ष का? 1 वर्ष। इनका मुख्य कार्य क्या? विभागीय अस्थायी समितियों का अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना है। परामर्शदात्री समितियां जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मंत्री। तकनीकी तौर पर ये संसदीय समिति नहीं होती है। तो जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्रत्येक ग्रुप में आप इसको शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है कि आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बताते चलूं कि जितने भी प्रकार की संसदीय समितियां हैं वो हमने पढ़ा दिया है। यदि आपने वो सारी समितियां आपने नहीं देखा है, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, नियम समिति, जांच समिति, तो आप हमारे इस चैनल पर ही विजिट करके आप वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।